हेलो दोस्तों हम आपके लिए लाए एक बहुत शानदार वीडियो होने वाले एनडीए एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। दोस्तों आज हम अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं सेट। हम देखेंगे सेट क्या है, व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट एंड व्हाट टाइप ऑफ इट, कि इसके कितने टाइप होते हैं, क्या इसका रिप्रेजेंटेशन है, जितनी फॉर्म होती है हम इसका सारा वेन डायग्राम जितना भी चीज होती है इसमें सारे पढ़ेंगे। आज दोस्तों देखते हैं कि हमारा व्हाट इज सेट। सेट हमारा क्या है, समुच्चय अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है हमारा, ये सेट। क्या है हमारा सेट। इसका मतलब है जितने भी ऑब्जेक्ट हैं अगर उन्हें हम कलेक्ट कर ले और जो कलेक्ट करके हमारा कलेक्शन में वो कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड, तो हमारा क्या कहलाएगा, ये सेट कहलाएगा। देखिए किस प्रकार हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह। इसका मतलब है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने हमारे कौन से होते हैं, सिर्फ एक जे अक्षर से स्टार्ट होने वाला जो महीनों का संग्रह है। हमारे पास टोटल 3 महीने ऐसे आते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दोस्तों जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कोई भी हमारा जैसे स्टार्ट नहीं होता है तो उसमें पूछा गया था कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का हमें संग्रह बताना है। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जो हमारे महीनों का संग्रह है वो कौन कौन सा है, जनवरी है, जून है और जुलाई है, जो कि दोस्तों हमारे क्या है, वेल डिफाइंड। ठीक है, तो हमारा जो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला है महीनों का संग्रह है वो क्या हमारा वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है तो वो क्या होता है, हमारा सेट होता है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन क्या है वो क्या हमारे सेट है। सेकंड में देखते क्या है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक लेखकों, प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। इसका मतलब है हमें बताना है कि भारत के सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली लेखक कौन से हैं। दोस्तों आपको अलग लेखक पसंद है, मुझे अलग लेखक पसंद है, जो मेरा पड़ोसी होगा उसे अलग है, मेरे दोस्त को अलग है। तो दोस्तों हर व्यक्ति को एक लेखक में कोई भी चाहे वो हो, हमें उसमें अलग अलग प्रतिभा नजर आएगी। तो जो के लिए सबके लिए डिफाइंड नहीं है, मुझे कुछ और नजर आ रही है, दूसरे कोई और नजर आ रही है, मुझे कोई और लेखक पसंद है, मुझे कोई और प्रतिभाशाली लेखक नजर आता है। तो दोस्तों ये जो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो लेखक है हर किसी को अलग अलग पसंद है, हर किसी को अलग अलग लेखक में अलग अलग प्रतिभा नजर आती है। तो ये जो हमारा सेकंड ऑप्शन है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए क्या नहीं है, सेट नहीं है। तो हम इस पे क्या करते हैं, कट का निशान लगाते हैं कि हमारा क्या है, सेट नहीं है। सेकंड क्या है, आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह। जो हमारी कक्षा में स्टूडेंट होते हैं क्या उनका संग्रह हमारा वेल डिफाइंड है। हाँ बच्चों, क्योंकि हम उन्हें आसानी से काउंट कर सकते हैं और देख सकते हैं, नॉर्मल आसानी से बीच पूरी क्लास में आसानी से बैठे हुए हैं। जो हमारी कक्षा के बालक जितने भी उनका हमें संग्रह निकालना है, तो मेरा क्या ये वेल डिफाइंड। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ये, थर्ड जो ऑप्शन हमारा क्या है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन किसका, ऑब्जेक्ट का। फोर्थ कहते हैं 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह क्या हमारा वेल डिफाइंड है, चेक करते हैं। जी हाँ, ये जो हमारा 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का, जो हमारा 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है, ये हमारा क्या है, वेल डिफाइंड है। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं 100 से कम हमारे कहां से स्टार्ट हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 तक। तो 1 से लेके हमारे 99 हमारी प्राकृतिक संख्या है। हाँ, तो 1 से लेके 99 तक हमारी सारी प्राकृतिक संख्या है जो कि 100 से कम है। हाँ दोस्तों, तो ये भी किस प्रकार का संग्रह है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो हमारा जो एग्जांपल नंबर 4 थे वो भी क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जांपल नंबर 5 करते हैं, विश्व के सबसे अधिक प्रतिभाशाली बल्लेबाजों का संग्रह। क्या आप ये बता सकते हैं कि विश्व में देखिए कि कौन सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली बल्लेबाज है। दोस्तों हमने देखा होगा कि हर किसी को पहली बात तो बल्लेबाज अलग अलग पसंद है, दूसरी बात आई उनकी प्रतिभा की बात। आप देखोगे कि हर व्यक्ति हर समय में एक जैसा नहीं होता है। कभी हमारा धोनी ज्यादा अच्छा खेल जाता है, कभी हमारा एबी डिविलियर्स। पूरे विश्व में जितने भी हमारे बल्लेबाज हैं हर समय में प्रतिभाशाली हर व्यक्ति के लिए नहीं हो सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले बात हम दोबारा से सेट थ्योरी पे आते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो सभी के लिए मान्य हो। हम सेट उसे मानते हैं जो सभी के लिए मान्य हो। अब इसमें कहा हुआ है कि विश्व के सबसे अधिक प्रतिभाशाली बल्लेबाजों का संग्रह। जो विश्व के सबसे अधिक बल्लेबाज हैं वो हर किसी के लिए अलग अलग है। पहली बात तो मुझे कोई और सा पसंद है, सामने वाले कोई और सा, उसे अलग कोई और सा पसंद है। हर किसी को अलग अलग में, हर व्यक्ति में अलग अलग प्रतिभा नजर आती है।
तो ये भी क्या है, हमारे लिए वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन वो होता है जो सभी के लिए मान्य हो। तो ये भी हमारा क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। दोस्तों इस तरीके से पढ़ा हमने सेट क्या है, सेट क्या है हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट, कि हम अपने जो सेट है किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली बात आती है मेरी रोस्टर फॉर्म। कौन सी आती है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम किस प्रकार से जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं हम इनमें क्या करते हैं, किस प्रकार से ऑब्जेक्ट को राइट किया जाता है इसमें। सपोज कीजिए जैसे रोस्टर फॉर्म में हमारे नॉर्मल जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं, अवयव होते हैं, वो सारी चीजें इसमें लिखी जाती है। सपोज और वो लिखते हैं किसमें, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में। रोस्टर फॉर्म दो फॉर्म होती है हमारी, एक रोस्टर फॉर्म या फिर बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, ये हमारा एक है, और दूसरी है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। दोस्तों देखते हैं रोस्टर फॉर्म में हमारे क्या होता है, नॉर्मल जितने भी सारे एलिमेंट होंगे वो हमारे रोस्टर फॉर्म में लिखे जाएंगे, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक विशेष फॉर्म के रूप में हम इसमें लिखते हैं सेट को। सेट के जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं विशेष रूप में लिखे जाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। आप देखते हैं किस प्रकार के। सपोज करो हमारा रोस्टर फॉर्म में लिखा है 3 6 9 12। अगर हम देखें तो 3 का टेबल है, 3 कम 3 3 2 6 3 9 3 चौक 12। और जबकि यहां हमारा क्या है, यहां हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिखते हैं। अब ये हमारा रोस्टर फॉर्म है, अब इसे हमें किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो किस प्रकार लिखवाएंगे, x such that x is equal to 3n। 3n मतलब कि जो हमारा x है, ये सारी वैल्यू हम x की मानी है कि x की वैल्यू 3 है 6 है 9 है 12। तो x such that x is equal to 3n। 3n दोस्तों जिसमें हमारा 3 का 3 6 9 12। अगर ये मैं n की वैल्यू क्या है हमारी, n की वैल्यू 1 है, 1 से बड़ी है, और 4 के बराबर है, 4 से छोटी है। हम यहाँ n की जगह 1 रखते हैं, 3 का 3, तो मेरा 3 मिल गया। अब n की वैल्यू मेरी कहां तक है, 1 से लेके 4 तक, तो मैं 1 से लेके 4 तक वैल्यूज में रख सकता हूं। मैंने यहां रखा 3 का 3, तो मेरा 3 बन गया। अब मैंने n की वैल्यू कितनी रखी, 2, तो 3 दूनी 6, मेरा 6 बन गया। अब मैंने रखे हैं 3 3 क्या 9, और 3 चौक 12। इसका मतलब है अगर आपको नॉर्मल रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो जितने भी टोटल एलिमेंट है इस तरीके से लिखा जाता है, और उन्हें एक विशेष रूप में हम किसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, इस तरीके से। अब अगला देखते हैं हमारा 2 4 6 8 10। अगर हम देखें तो 2 का मल्टीपल नजर आ रहे होंगे, यानी 2 के गुणांक इस प्रकार है, 2 1 2 2 4 2 6 2 4 8 2 5 10। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x such that x is equal to 2n। 2n मतलब जो n की वैल्यू हमारे कहां तक जा रही है। देखिए अगर n की वैल्यू मेरी यहां 1 रखता हूं तो 2 1 2, मेरा 2 मिल गया। मैं यहां रखता हूं 2 2 दूनी 4 4 मिल गया, 2 3 6 2 चौक 8 2 5 10। इसका मतलब है जो मेरा x z x इक्वल टू 2n है, और n की वैल्यू 1 के बराबर है, 1 से बड़ी है, और 5 के बराबर है, 5 से छोटी है। तो n मेरे कहां तक जा रहा है, 5 तक। तो यहां मेरे 5 तक फिनिश हो गया। तो ये मेरी रोस्टर फॉर्म है, वो किस तरीके से लिखी जा रही है, सेट बिल्डर फॉर्म में। हमारा तीसरा ऑप्शन जो है, क्या वो हमारा तीसरा ऑप्शन जो है हमारा सेट है, कौन से फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में 5 है हमारा, 25 है, 125 है और 625 है। हम देखते हैं इस रोस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। दोस्तों सपोज करो 5 है, 5 का 25 कब बना होगा, जब 5 है। अगर मैं 5 का स्क्वायर कर दूं तो 5 गुणा 5, 5 पंजे 25। अगर 5 की मैं कर दूं क्यूब तो 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। अगर मैं 5 की 5 कर दूं 4, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, और 125 पंजे 625। इसका मतलब बच्चों कि हमारा जो इसमें थर्ड ऑप्शन है वो 5 25 125 625 है। इसका मतलब है जो हमारा, अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहिए तो कैसे लिखेंगे, x such that x बराबर, अगर मैं लिख दूं 5 की पावर n, जहां मेरी n की जो वैल्यू है 1 के बराबर है, 1 से बड़ी है, और 4 के बराबर 4 से छोटी है। इसका मतलब जो मेरी n की वैल्यू है 1 से लेके कितनी आई है, 4 तक आ रही है। अगर मैं 5 की पावर n में 1 2 3 4 लिख दूं तो मेरे क्या आएगा, 5 आएगा, 25 आएगा, 125 आएगा, और 625 आएगा। तो इस तरीके से मैं से किस में लिख सकता हूं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकता हूं रोस्टर फॉर्म को। अब अगले देखते हैं, हमारा अगला जो एग्जांपल है हमारा डी, वो क्या है, हमारे इसमें काउंटिंग लिखे 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब है अगर हमारी काउंटिंग 1 2 3 डॉट 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 जा रही है तो हमारे क्या, तुम्हारा नेचुरल नंबर है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, डी x such that x is equal to n। n मतलब नेचुरल नंबर।
वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। इस तरीके से हम इसे सेट में क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने भी सीखा है कि हमारा सेट क्या है, और ये हमारी सेट की डेफिनेशन थी, ये उसके कुछ एग्जांपल थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। अब हम पढ़ेंगे व्हाट टाइप्स ऑफ द सेट। हेलो बच्चों अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि हमारे जो समुच्चय हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी व्हाट टाइप्स ऑफ द सेट। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, ये उसे तीसरे नाम बुलाते हैं उसे नल सेट। क्या बुलाते हैं? नल सेट। तो देखते क्या होते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव एलिमेंट ना हो। इसका मतलब कोई भी ऐसा समुच्चय है जिसमें कोई भी अवयव या फिर कोई भी एलिमेंट उसके अंदर ना हो। कौन सा समुच्चय कहलाएगा? हमारा रिक्त समुच्चय। जैसे कि सपोज कीजिए मेरा जैसे a बराबर है x प्लस दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो x की वैल्यू क्या है मेरे, जो सेट के अंदर आएंगे वो कैसे है मेरे, नेचुरल नंबर है। और क्या है, जो x की वैल्यू है वो 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है। अब मैं सोच रहा हूं कि x की वैल्यू 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है। अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी और 4 से छोटी है तो मेरे ख्याल से 3.1 होगी, 3.2 होगी, 3.3 होगी, या 3.4, 3.5, 3.6, 7, 8, 9, इसके बीच में बहुत सारी, 3 और 4 के बीच में बहुत सारी होगी। लेकिन 3 और 4 के बीच में कोई भी मेरे पास नेचुरल संख्या नहीं है, यानी प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि 3 के बाद डायरेक्ट में क्या आता है 4, 5, 6। इसका मतलब है x की वैल्यू जो 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है। इसका मतलब है कि कोई भी संख्या में जो प्राकृतिक संख्या x की वैल्यू 3 से बड़ी और 4 से छोटी नहीं होती है। तो ये मेरा कैसा सेट है? नल सेट है। इसे हम किससे लिखते हैं नल सेट को? 5। ये तो सिंपल 5 से लिखते हैं, ये फिर सिंपल लिखते हैं सिर्फ मल्टीपल ब्रैकेट से। तो ऐसा सेट जिसमें मेरा कोई भी अवयव ना हो। तो इसमें मेरा हम देखते हैं कि हमारा 3 से बड़ा और 4 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इसलिए मेरे क्या है, नल सेट या फिर 5 सेट है। इसे हम 5 से लिखते हैं और किससे लिखते हैं? मल्टीपल ब्रैकेट से। अगले इसमें आते हैं एकल समुच्चय। नाम से पता चल रहा होगा एकल समुच्चय, इसका मतलब है सिंगलटन सेट। वे समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, इसका मतलब इसमें कभी एक एलिमेंट होगा, वो मेरे क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट। देखते हैं कैसे है। x such that x belongs to नेचुरल नंबर, कि x की वैल्यू क्या है? नेचुरल नंबर। आगे x की वैल्यू 3 से बड़ी है 5 से छोटी है। 3 से बड़ी 5 से छोटी कौन सी संख्या होती है मेरी? 4। और 4 क्या है? वो नेचुरल नंबर है। इसका मतलब है जो इसके अंदर आएगा मेरे क्या आएगा? 4। तो ये मेरा नॉर्मल एक एलिमेंट आया ना, जिसमें मेरा जिस सेट में मेरा एक एलिमेंट होगा वो क्या आएगा? मेरा सिंगलटन समुच्चय। ठीक है ना, यानी सिंगलटन सेट। सेकंड पे आते हैं परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय नाम से पता चल रहा है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जिसमें जो अवयव यानी एलिमेंट की संख्या वो निश्चित कर दी गई हो। क्या कर दी गई हो? निश्चित कर दी हो। तो वो मेरा कौन सा सेट होता है? परिमित सेट या फिर फाइनाइट सेट होता है। वे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो फाइनाइट सेट कहलाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 नॉर्मल दिख रहा होगा, 5 है हमारा, तो फाइनाइट सेट है। बी, कक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या। आप ये तो नहीं कह सकते हो कि कक्षा में उपस्थित जो छात्र है वो मेरे अनंत है, कि मैं गिन नहीं सकता हूं, इसका मतलब उसे काउंट कर सकता हूं। तो क्या है वो? फाइनाइट सेट है। तो कक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या भी क्या है? हमारी फाइनाइट है। अगली डेफिनेशन पे आते हैं परिमित समुच्चय की कॉर्डिनल संख्या। कॉर्डिनल संख्या, व्हाट इज दिस कॉर्डिनल संख्या? देखते हैं क्या है। परिमित अवयवी संख्या को कॉर्डिनल संख्या कहते हैं। परिमित अवयवी की संख्या, जो मेरी परिमित अवयवी की संख्या है उनकी संख्या को, परिमित अवयवी की संख्या को ऑर्डिनल संख्या कहते हैं। इसका मतलब जो मेरा परिमित अवयवी की संख्या थी कितनी दी है? 1, 2, 3, 4, 5। कितनी संख्या है मेरे? कितने एलिमेंट है? 5। जो मेरी परिमित सेट के अंदर जो अवयवों की संख्या होती है कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, ये कहलाते हैं मेरे कॉर्डिनल संख्या। क्या कहलाते हैं मेरे? कॉर्डिनल संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो n ऑफ a कितना है मेरा? 5। इसका मतलब कॉर्डिनल संख्या को कैसे लिखते हैं? n ऑफ a से लिखते हैं। ये फिर o a मतलब थोड़ा बहुत नोटेशन चेंज करना है, मतलब o a से भी लिख सकते हैं, फिर n ऑफ a से भी लिख सकते हैं। तो n ऑफ a कितना हो गया मेरा? 5। आगे देखते हैं मेरा क्या है? अपरिमित समुच्चय यानी इनफाइनाइट सेट वे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो। अगर अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है तो कौन सा होगा? अपरिमित या फिर इनफाइनाइट सेट। तो देखते हैं a बराबर 5 से बड़े पूर्णांकों का समुच्चय, 50 से बड़े पूर्णांकों का समुच्चय। क्या आप काउंट कर सकते हो? अगर हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या है? हमारा अपरिमित समुच्चय है। बच्चों अब हम बात करते हैं
अपने 6 पॉइंट की 6 पॉइंट मेरा क्या है, 6 पॉइंट है मेरा समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय मतलब इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट से आप समझ गए होंगे कि क्या सेट है, आप इसकी डेफिनेशन के साथ समझते हैं कि दो परिमित समुच्चय के अवयव की कोऑर्डिनल संख्या समान। कैसी संख्या, कोऑर्डिनल। आप जानते हैं कोऑर्डिनल संख्या किसे कहते हैं। सपोज कि a बराबर है 1 2 3 4 और उसमें 4 5 6 7। अगर मैं a की कोऑर्डिनल संख्या निकालूं तो कितनी होगी, 1 2 3 4। कोऑर्डिनल संख्या कितनी है, 4। और उसमें b में कितनी है, 1 2 3 4। तो b में मेरी कोऑर्डिनल संख्या क्या है, 4 है। इसका मतलब है इक्विवेलेंट सेट वे सेट होते हैं जिसमें कोऑर्डिनल संख्या क्या होती है, सेम होती है। तो इसकी कोऑर्डिनल संख्या भी 4 है और उसकी कोऑर्डिनल संख्या भी 4 है। तो n ऑफ a इक्वल टू होगा 4, n ऑफ b इक्वल टू होगा 4। तो n ऑफ a इक्वल टू n ऑफ b, इसलिए हम कहेंगे इसे इक्विवेलेंट सेट। ये जरूरी नहीं है कि इसके जो एलिमेंट है उसकी जो एलिमेंट है बिल्कुल सेम हो, बस क्या जरूरी है कि इसके कोऑर्डिनल जो एलिमेंट है और इसकी जो कोऑर्डिनल एलिमेंट यानी संख्या है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब आगे आते हैं अपना समान समुच्चय। समान समुच्चय मतलब इक्वल सेट। इसका मतलब है क्या इक्वल सेट, देखिए यदि a का प्रत्येक अवयव b में हो, इसका मतलब है a का प्रत्येक एलिमेंट, हर एलिमेंट किसमें हो, b में हो। तो a में क्या है 1 2 3 4 5 और b में भी क्या है मेरा 1 2 3 4 5। तो a और b के जो एलिमेंट है एक तो सेम है और क्या है बिल्कुल कोऑर्डिनल संख्या बिल्कुल सेम है। तो इसमें दो कंडीशन एक साथ होती है समान समुच्चय और इक्वल सेट में कि इनकी कोऑर्डिनल संख्या भी समान हो और इनकी जो डिजिट हो, जो उसमें एलिमेंट है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए आप 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कोऑर्डिनल संख्या सेम है और दूसरा हमारा इनकी संख्या भी सेम है 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 कोऑर्डिनल संख्या तो समान है लेकिन उनके जो नंबर है वे भी क्या है, सेम है। तो ये मेरे कहलाते हैं क्या, इक्वल सेट। अगले इस पर आते हैं उपसमुच्चय। बहुत इंपॉर्टेंट है उपसमुच्चय, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं उपसमुच्चय क्या होता है। देखिए यदि a में b दो समुच्चय, सबसे पहली बात हमारे उपसमुच्चय के लिए कितने समुच्चय होने चाहिए, कितने सेट होने चाहिए मेरे पास, दो। जिसमें से यदि a का प्रत्येक अवयव मेरा b में हो, इसका मतलब क्या है कि a का हर एक एलिमेंट मेरे किस में होना चाहिए, b में हो। और a का प्रत्येक एलिमेंट मेरा b में हुआ तब a को हम b का क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। किसे कहते हैं, a को। किसे कहते हैं, a को b का सबसेट कहते हैं। यदि a का प्रत्येक एलिमेंट किस में हो, b में हो, इसको a के सारे एलिमेंट अगर b में हो तो a को b का क्या कहते हैं, a को b का क्या कहते हैं, सबसेट या फिर उपसमुच्चय कहते हैं। सपोज देखिए a बराबर 1 2 3, b बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, b बराबर मैंने लेट कर लिया तो a सबसेट है b का। इसका मतलब 1 2 3 आ रहे हैं, a के सारे एलिमेंट अगर b में आए तो a को मेरा क्या कहते हैं, b का सबसेट कहते हैं। इक्वल यहां देखें हम तो नीचे दिखाई दे रहा है, इक्वल इसलिए लगाया है क्योंकि सारे एलिमेंट इसी के अंदर आ रहे हैं, इस वजह से। ठीक है ना। अब देखिए क्या, अगर a के सारे एलिमेंट b में तो वो कहलाता है उपसमुच्चय, तो a के सारे एलिमेंट मेरे b में आ रहे हैं। आगे देखते हैं, ये मेरे सबसेट का साइन होता है। ठीक है ना। आगे क्या है, नोट पॉइंट क्या है, द नंबर ऑफ सबसेट। अगर कोई सेट हमारा जिससे एक सेट में हमारे 3 एलिमेंट है, उनके हमारे कितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं वो निकालते हैं 2 की पावर n से। कैसे निकालते हैं, 2 की पावर से। देखिए कैसे होगा। सपोज कीजिए मेरा a में क्या है, a में मेरे 1 2 3 है, कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट है, तो मेरे कितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं वो निकालेंगे 2 की पावर n। 2 की पावर n मतलब दो कितने कोऑर्डिनल संख्या 1 2 3, तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 को ओपन करेंगे तो कितना आएगा हमारा 8। आगे देखते हैं क्या है, 5 सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर एक सेट का जो सबसेट होता है वो क्या होता है, 5 सेट होता है। इसका मतलब है 5 जो है सभी सेट है क्या है, सबसेट है। ए बी सी कोई भी ले लो, 5 जो होता है हर एक सेट में क्या होता है, सबसेट होता है। ये नोट करने वाली बात है, दोनों आप याद रखिएगा। ठीक है ना। आगे क्या है, उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय का मतलब होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, समुच्चय ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। किसे, समुच्चय ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, इसका मतलब है सेट ए के सारे एलिमेंट अगर मेरे बी में हो, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट मेरे बी में है और बी का कोई से भी एक एलिमेंट, आप बी का कोई से भी एक एलिमेंट ऐसा ले लो जो ए में ना हो, तो हम ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। जैसे बच्चों देखो कैसा है, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का कम से कम एक अवयव जो ए में ना हो। ए बराबर कितना, 1 2 3, बी बराबर ले लिया मैंने 1 2 3 4, जो उचित उपसमुच्चय कहता है। पहली बात तो ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का।
क्योंकि 1 2 3 और 1 2 3 ये सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, लेकिन बी का एक एलिमेंट 4 ऐसा है जो ए में नहीं आ रहा है। तो उचित उपसमुच्चय से कहते हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में आए, लेकिन बी के सारे एलिमेंट किस में ना हो, ए में ना हो। तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। अगर हमें नोट पॉइंट क्या है, अगर हमें ए समुच्चय के उपसमुच्चय की संख्या निकाल, सपोज करो ए में है मेरा 1 2 3 है, और मुझे उसके उचित उपसमुच्चय की संख्या निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा 2 की पावर n माइनस 1। कैसे, देखिए ए के समुच्चय के उपसमुच्चय की संख्या 2 की पावर n माइनस 1, तो 2 की पावर n का मतलब 3 माइनस 1, 2 4 4 दुनिया 8 में से गया 7। तो इस तरीके से एक बार और दोबारा नोट कर देते हैं। मेन चीज क्या है हमारा, अगर हमें सबसेट की अगर हमें संख्या निकाल, सपोज करो कोई सेट है उसमें मेरे एलिमेंट है 3 1 2 3, अगर उसको मुझे सबसेट निकालना है तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3, 2 2 4 4 दुनिया 8। तो ए के उपसमुच्चय निकालने तो ऐसे निकलेंगे, अगर उनके उचित उपसमुच्चय निकालने तो 2 की पावर n माइनस 1। तो 2 की पावर n मतलब 3 एलिमेंट, ए में मेरे कितने एलिमेंट है 3 है, तो 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 2 2 2 4 4 दुनिया 8 8 में से गया 7। तो मेरे कितने हैं, अगर मेरा उचित उपसमुच्चय है, अगर प्रॉपर सबसेट है तो मेरी संख्या होगी 7, और मेरा सबसेट है तो संख्या होगी मेरी 8। हमारा 10वां पॉइंट क्या है, 10वां पॉइंट है हमारा अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय नहीं सुपर सेट। सपोज करो यदि हमारा समुच्चय ए है, यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो, समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो, इसका मतलब है कि ए और बी दो सेट है मेरे, जो बी के एलिमेंट है, किसके, जो बी के एलिमेंट है, अगर वो मेरे सारे ए में आ रहे हैं तो मैं ए को बी का अधिसमुच्चय कहता हूं। ध्यान सुनिए, यदि बी के सारे एलिमेंट, ए और बी दो सेट एलिमेंट है, अगर बी के सारे एलिमेंट मेरे ए में आ जाते हैं तो मैं बी को, इस ए को मैं बी का अधिसमुच्चय कहता हूं। देखिए क्या है नोटेशन, इसे लिख सकते हैं बी, ये हमारा इधर हो जाता है सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब है ए मेरा कितना 1 2 3 4 5 और बी मेरा कितना है 2 5 4। बी के सारे एलिमेंट अगर ए में आते हैं तो इस ए को मैं बी का क्या कहता हूं, अधिसमुच्चय कहता हूं। ये मेरा अधिसमुच्चय है, यानी सुपर सेट। अब हम देखते हैं समष्टि समुच्चय। समष्टि समुच्चय मतलब यूनिवर्सल सेट। क्या है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऐसा समुच्चय जो प्रत्येक समुच्चय का अधिसमुच्चय होता है, क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा समुच्चय जो प्रत्येक समुच्चय क्या होता है, अधिसमुच्चय होता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। यूनिवर्सल सेट मतलब अधिसमुच्चय। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जो क्या होता है, मेरा सुपर सेट होता है। सुपर सेट मतलब, इसका मतलब है सपोज कीजिए बच्चों कि ये जो मेरी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी, हम उसमें रहने वाले हैं। मैंने पृथ्वी को माना ए और हम सबको माना बी। हम सारे किस में आ रहे हैं, ए में आ रहे हैं ना। अगर हम सारे ए में आ जाते हैं तो ए को क्या बोलूंगा मैं, अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब है अगर बी के सारे एलिमेंट ए में आते हैं, हम मान लिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी में क्या है मेरा ए है, और हम सारे लोग क्या है बी है, तो हम सारे लोग किस में आते हैं, पृथ्वी में आते हैं ना। तो बी के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं, ए में आ रहे हैं, तो इस ए को क्या बोलूंगा, अधिसमुच्चय। इसका मतलब पृथ्वी क्या है, मैं ये यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि उसने कहा डेफिनेशन में। डेफिनेशन क्या है, ध्यान सुनिए। समष्टि समुच्चय यूनिवर्सल सेट, ऐसा समुच्चय जो प्रत्येक समुच्चय का अधिसमुच्चय हो। इसका मतलब ये भी क्या है, एक सुपर सेट होता है। और हम जानते हैं हम पृथ्वी के सापेक्ष हम जितनी भी है क्या कहलाएंगे, हम लोग सुपर सेट कहलाएंगे। ठीक है बच्चों। अब हमारा अगला पॉइंट है घात समुच्चय। घात समुच्चय की पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है जितने भी मेरे सबसेट होता है उन सबको एक सेट में बंद कर देना। मेरा क्या कहलाता है, मेरा पावर सेट कहलाता है। तो पहली बात तो ये है, अगर मेरे पास कोई सेट ए दे रखा है, उसके पहले सबसेट निकालना होगा और उसके सबसेट निकाल के मैं इसे किस में बंद कर दूंगा, सेट में बंद कर दूंगा। तो ये कहलाता है मेरा पावर सेट। तो पावर सेट निकालने के लिए क्या करते हैं देखते हैं। सपोज कीजिए मेरा सेट ए है, ए बराबर कितना 1 2 3 मतलब 3 एलिमेंट है। तो मेरा पावर सेट निकालना है, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4 4 टू द 8। इसका मतलब है इसके जो मेरे कितने निकल के आएंगे, इसके मेरे 8 सबसेट बनेंगे। इस सेट के मेरे 8 सबसेट बनेंगे और 8 सबसेट को मैं एक सेट में बंद कर देता हूं, तो वो क्या कहलाता है, मेरा पावर सेट कहलाता है। तो देखिए कैसे करेंगे। हम जानते हैं हर किसी का पहली बात तो सबसेट क्या होता है, 5 होता है। तो इसका एक सबसेट आएगा 5, 1 अलग एक अलग हो गया, 2 अलग 3 अलग।
फिर हम क्या लेंगे, 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3 और हमने ये हमने यहां तक लिए और हमने इन्हें ब्रैकेट बंद कर दे मल्टीप्लाई ब्रैकेट में, तो ये क्या आ गया मेरा पावर साइन। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इनके एग्जांपल के किस तरीके से हम एग्जांपल के द्वारा जितनी भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है उन्हें अप्लाई करते हैं। तो जितना भी हमने जो चैप्टर सेट किया था आज हम उस पर करेंगे, उसके बेस पे करेंगे हम सारे एग्जांपल। देखते हैं बच्चों क्या एग्जांपल। पहला एग्जांपल है किसी कक्षा में उपस्थित बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय। क्या हम बता सकते हैं किसी कक्षा में उपस्थित बुद्धिमान छात्र कौन सकते हैं? तो हर किसी का जो सोचने का तरीका अलग होता है और हर किसी को अलग अलग सब्जेक्ट परफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो कोई व्यक्ति किसी एक सब्जेक्ट में या किसी कहना चाहो तो बहुत सारे सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन किया कि किसी कक्षा में उपस्थित बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय। तो क्या है वो? एकल समुच्चय, परिमित समुच्चय, रिक्त समुच्चय, सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है। इसका मतलब है उसने जो बात कही है ये डिफाइन नहीं की है। तो हमारा जो पहला वो है, जो पहला ऑप्शन वो क्या है हमारा? सुपरिभाषित नहीं है। कि जो पहला कलेक्शन वो क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ये हम सेट की थ्योरी में पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका आता है हमारा फोर्थ ऑप्शन। निम्न में से कौन सा समुच्चय सभी का उपसमुच्चय है? हमें पता है कि हर किसी का समुच्चय क्या होता है? एक पाई सेट या नव सेट अगर हमारे पास मिल जाए तो हमारा हर किसी क्या होता है? समुच्चय होता है, ये सबसेट होता है। तो हमारा इसमें ऑप्शन है कौन सा? फोर्थ। अब हम देखते हैं इसमें क्या है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट। ए बिलोंग्स टू एबीसी, ए सबसेट एबीसी। पहले हम देखते हैं बिलोंग्स किसे कहते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास ए, हमारे पास कोई सेट है ए 2 3 और हमें लिखना है कि ये किसी किसी बिलोंग्स करता है। सपोज करिए ए किसके अंदर है, तो हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू 1 2 3, 2 बिलोंग्स करता है 1 2 3 और 3 बिलोंग्स करता है 1 2 3। इसका मतलब है अगर कोई हमें अंदर बिलोंग्स दिखाने हैं तो उसको जब हम बाहर लिखते हैं नॉर्मल हम ऐसे लिखते हैं, उस पर कोई ब्रैकेट नहीं लगता है। अगर ब्रैकेट लगता है तो उसका मतलब क्या है? उसका सबसेट है। तो इसमें देखते हैं क्या है कि हमारा ये जो है इसका बिलोंग्स करता है नहीं, ये मेरे से बिलोंग्स नहीं कर रहा। उसने जो ये ब्रैकेट दिया ना ये इसका क्या है? सबसेट है, ना कि इसका एलिमेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सेकंड देखते हैं ए बिलोंग, ए सबसेट है एबीसी। हाँ देखो अगर हमारा ब्रैकेट में लिखा है इसमें कोई सा एलिमेंट तो उसका क्या होता है? वो सबसेट होता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। देखते हैं क्या था। 5 बिलोंग्स टू एबीसी। हमने कैसे करा? 5 किसका एलिमेंट नहीं होता, 5 हर किसी क्या होता है? सबसेट होता है। तो ये ऑप्शन में हमारे पास क्या है? गलत हो गया। हम देखते हैं उसमें इसमें से कोई नहीं, तो मेरा इसका सही आंसर क्या है? सेकंड ऑप्शन। हम देखते हैं थर्ड में क्या है। माना ए बी सी 3 समुच्चय है, यदि ए बिलोंग्स टू बी और बी सबसेट है सी का, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? थर्ड एग्जांपल देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं थर्ड में क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। थर्ड ऑप्शन बहुत ज्यादा है। उसने कहा ए बी सी हमारे पास 3 सेट है। 3 सेट इस प्रकार है कि ए बिलोंग्स करता है बी को और बी सबसेट है सी को। तो हमने ऐसे इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? लेट करते हैं। सपोज करो मान लिया हमने ए क्या है? ए है हमारा ये है और बी उसने क्या कहा? ए बिलोंग्स टू बी। हमें जो दूसरा सेट बी लेना है इस प्रकार लेना है कि ए की जो एलिमेंट है किसमें आना चाहिए? बी में आना चाहिए। तो बी में क्या आएगा? 1 और 2 ये हमने लिखे। ए बिलोंग्स कर रहा है बी में, ये पूरा का पूरा ए आ रहा है ना इसमें। ए बिलोंग्स क्या है? बी है। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं हमारा। उसने थर्ड ऑप्शन में कहा है कि बी सबसेट होना चाहिए सी का। बी क्या होना चाहिए? सबसेट सी का। तो इसका मतलब है ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है और हमने ले लिया 3 कि बी के सारे एलिमेंट किस में आने चाहिए? सी में आने चाहिए। अब हम देखते हैं किस प्रकार हमारी कौन सी कंडीशन इनमें सही है। देखते हैं ए सबसेट है सी का। क्या ए सबसेट है सी का? आओ चेक करते हैं। ये मेरा ए और ये मेरा क्या है? सी है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो पूरा मुझे इसके अंदर एलिमेंट लग रहा है। क्या लग रहा है? एलिमेंट। अगर ये इसका सबसेट होता तो किस रूप में होता है? ये सपोज करो पूरा का पूरा आ गया ना सर। अगर पूरा का पूरा आ गया तो क्या एलिमेंट है। अगर नॉर्मल कोई भी डिजिट रखी हो उसे बाहर निकाल लूं और उसके ऊपर लग रहा हो ब्रैकेट तो ये पूरा मेरा एक एलिमेंट हो गया। ठीक है ना। अगर मैं इसे सबसेट बनाना चाहूं, इसका सबसेट क्या होगा? ये पूरा एलिमेंट सपोज करो आपसे कहे इसके सबसेट बताओ
तो आपने ये लिखा ऐसे, उसके ऊपर क्या लगाओगे ब्रैकेट, क्योंकि पूरा एलिमेंट है इसे लिखा ब्रैकेट, 2 लिखा 2 का ब्रैकेट, 3 के ऊपर ब्रैकेट। तो बताओ कि ये मेरा सबसेट तो ये है ना इसका, और ऑप्शन में क्या है ये, तो ये इसका सबसेट नहीं है। सबसेट बनता तो कैसे बनता, ऐसे बनता। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा इसमें, गलत हो गया। अब देखते हैं ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, चेक करते हैं क्या ए सबसेट है बी का। फिर तो ये बात सेम कंडीशन, क्या ए सबसेट है बी का, ये तो पूरा इसके अंदर आ रहा है ना, ये किसका एलिमेंट है, क्या है इसके अंदर ये एलिमेंट, ये पूरा पूरा इसके अंदर आ गया ना, तो इसका क्या है एलिमेंट है, ना कि उसका सबसेट है। तो ये ऑप्शन में हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया। अब उसने कहा ए सबसेट नहीं है सी का, ए सबसेट नहीं है सी का। हाँ, हम ये कंडीशन पहले ही पास कर चुके हैं, ए सबसेट नहीं है सी का, हमारे पास थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो। अब देखते हैं हमारा एग्जांपल नंबर 5 क्या है, a बराबर एक्स वाई है, a का घात समुच्चय बताना है। क्या बताना है हमें, घात समुच्चय, घात समुच्चय यानी पावर सेट। बच्चों अगर आपने वीडियो पूरा देखा हो तो आपको पावर सेट बनाना सिखाया गया होगा, तो आप इसमें बता सकते हैं a बराबर एक्स वाई, a का घात समुच्चय बताना है, कौन सा x की पावर y, y की पावर y है, 5xy है, 5x या 2y है, या 5x है, 5xy या xy। देखते हैं, कमेंट में करें कि हमारा जो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।